सौंदर्य की नदी नर्मदा। अमृतलाल बेगड़। हंडिया से ओंकारेश्वर। परिक्रमा दिन बर दिन महंगी होती जा रही है। ज्यों-ज्यों जबलपुर से दूर होता जा रहा हूँ, खर्च बढ़ता जाता है। जिसे साथ ले जाता हूँ उसका पूरा खर्च और अच्छा पारिश्रमिक देना पड़ता है। और इस साल जेब बिल्कुल खाली है। परिक्रमा पर कैसे जा सकूँगा? भिक्षाम देहि। परिक्रमावासी को भिक्षा मांगने में शर्म कैसी? भिक्षा कोई भीख नहीं, इसलिए भिक्षा मांगकर भी परिक्रमा पर जाऊंगा। किससे मांगूं? कांता से ही। अग्नि को साक्षी मानकर जिसका हाथ पकड़ा है, उसके आगे हाथ पसारने में झिझक जरूर हुई, पर वाणी में जितनी बन सकी उतनी मिठास लाते हुए बोला, तुम तो बहुत उदार हो। जी शरद की शादी के समय बहू के गहने बनवाने के लिए तुमने अपने गहने बिना मांगे दे दिए थे। इस बार परिक्रमा पर जाने के लिए पैसे की सुविधा नहीं हो रही है। तुम अपनी अंगूठी दे दो तो मेरा काम बन जाए। मेरी आंखों में याचना की झलक देखकर कांता हंस पड़ी, बोली, इतनी सी बात के लिए ऐसा स्तुतिगान? फिर तो। कांता ने मुझे अंगूठी दी, अंगूठी मैंने सुनार को दी, सुनार ने मुझे रुपए दिए, रुपए मैंने आंटी से बांधे और परिक्रमा पर निकल पड़ा। ठीक दशहरे की सुबह हंडिया से चले। तारीख है 4 अक्टूबर 1984 और साथी हैं अनिल और श्यामलाल। अनिल मेरा छात्र है, 19 बरस का लंबा छरहरा नौजवान। श्यामलाल लंबा तगड़ा गौड़ नौजवान है। दोनों ही लाभ और शुभ जैसे दुर्लभ साथी हैं। यात्रा आरंभ करते समय ज्ञानी दादू, कर्मठ कक्का और फक्कड़ रम्मू की याद सहज ही हो आई। हंडिया नर्मदा का मध्य है, इसलिए नर्मदा का नाभि स्थान कहलाता है। अभी तक हमें अमरकंटक पास था, अब समुद्र पास होता चला जाएगा। रात सीगोन में रहे। यहाँ से हमारा मार्ग झाड़ी में से है। ओंकारेश्वर की झाड़ी शुरू हो गई है। सागौन के काफ़ी पेड़ हैं। इनके बड़े बड़े पत्ते फीके और फटे पुराने लग रहे हैं। तीसरे पहर जोगा पहुँचे। यहाँ नर्मदा में एक टापू पर किला है। इस ओर की धारा बंद हो चुकी है। चट्टानों पर से होते हुए किले में आ गए। नदी के मध्य में स्थित यह किला किसी परिकथा के किले की याद दिला रहा था। किसी गौड़ राजा द्वारा निर्मित इस किले के स्थापत्य में एक प्रकार की बलिष्ठता झलक रही थी। किले के ऊपर से दूर दूर तक नर्मदा दिखाई दे रही थी। आज सुबह से हम नर्मदा के बीच काफ़ी झाड़ियाँ देखते आ रहे थे। यहाँ भी खूब झाड़ियाँ हैं। पानी के बीच उगी झाड़ियों और अस्पष्ट किनारों के कारण नर्मदा यहाँ अस्त व्यस्त नजर आती है। सुबह गढ़वाट पकड़कर शाम को पुन घाट आ गए। शाम का अंधेरा उतरने लगा तो मछुआरों के कई जोड़े अपने अपने डोंगों में मछली पकड़ने चल दिए। मछुआरा जाल फैलाता, स्त्री नाव खेती। नदी में ये दूर दूर तक निकल जाते। रात किसी टापू पर बिताकर सुबह घर लौटते। दिन हो या रात, हर पल कोई ना कोई मछुआरा कहीं ना कहीं मछली की टोह में बैठा दिखाई दे जाता। सुबह चले। हमारी गढ़वाट नदी के पास ही है। झाड़ी में से नर्मदा झांक रही है और यदि दिखाई नहीं देती है तो सुनाई बराबर पड़ रही है। दोपहर को पड़ा मौला। यहाँ जामदी नदी नर्मदा से मिली है। एक किसान ने अपनी झोपड़ी के आसपास साग सब्जी लगा रखी थी। हमने उससे सब्जी मांगी, लेकिन वर्षा न होने के कारण उसकी बगिया सूख रही थी। उसने पूरी बगिया खखोरी, तब कहीं 3 गिलकी, 10 भिंडी और 20 बरबटी मिली। शाम को बड़केश्वर घाट पहुँचे। यहाँ लोगों ने बताया कि अब नर्मदा छूट जाएगी, अब ओंकारेश्वर के पास ही मिलेगी। नर्मदा का किनारा इतना दुर्गम है कि झाड़ी इतनी सघन है कि वहाँ से कोई नहीं जाता। आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम नहीं माने। बलड़ी और बंधानिया के बाद परिक्रमा वासियों का आसान मार्ग छोड़कर सरई आ गए। यहाँ से नर्मदा के किनारे किनारे चले। छोटी तवा पार करके शाम को जमोटी पहुँचे। चट्टानों में से बहती नर्मदा यहाँ कितनी सक्रिय हो गई है। यही तो नर्मदा की विशेषता है। वह कब विराट में से बामन, द्रुत में से विलंबित, गहरी में से उथली, चौड़ी में से सकरी या नन्ही नाजुक में से जुझारू हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। हल्ला गुल्ला उसे पसंद है, लेकिन कोमल और शांत बनते भी देर नहीं लगती। बड़ी अप्रत्याशित नदी है यह। आज कुछ, कल बिल्कुल दूसरी।
यहाँ नर्मदा के मध्य में एक विशाल शिलाखंड ऐसा लग रहा था मानो कोई प्रागैतिहासिक पशु पूंछ दबाकर बैठा हो। जमोटी गांव क्या, गंवई भी नहीं है। चरवाहों के 6-7 छप्पर भर हैं। दूर दराज के इस भूले बिसरे वन ग्राम में शायद ही कोई आता होगा। यहाँ किसी के यहाँ ठहरने की कोई जगह नहीं थी। जाए तो कहाँ जाएं? एक ग्रामीण ने कहा, आइए जगह बताता हूँ। वह हमें इमली के पेड़ के नीचे ले गया। यहीं रहिए। वहाँ गोबर का ढेर लगा था और मक्खियाँ भिनभिना रही थी। यहाँ कैसे सो सकेंगे? जगह पसंद नहीं? नहीं, आइए दूसरी बताता हूँ। वह हमें इमली के एक दूसरे पेड़ के नीचे ले गया। जब पेड़ के नीचे ही सोना है तो हम अपनी पसंद का पेड़ क्यों ना चुने? इसलिए एक तीसरे पेड़ के नीचे डेरा डाला, वहीं सोए। करतल भिक्षा, तरुतल बास। करतल भिक्षा की नौबत तो नहीं आई, पर तरुतल बास तो आज है। रात का तीसरा पहर है। 2 भैंसे लड़े, एक भागा, दूसरे ने पीछा किया। दोनों मेरे पैर के बिल्कुल करीब से भागे। रौंदे जाने से मैं बाल बाल बच गया। मुंह डाँप कर सोया था, इसलिए इस भयंकर दृश्य को देखने से बच गया। वृद्धावस्था में जब पुत्र परिवार से घिरा बैठा होऊंगा, तब अनायास हो गया यह पराक्रम उन्हें जरूर सुनाऊंगा। सुबह चले। यहाँ से हमें गड़वाट मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में वह संकरी होते होते पगडंडी में बदल गई और आगे जाकर पगडंडी भी गायब हो गई। हम घने जंगल में घुस आए थे। कभी इधर जाते, कभी उधर, और फिर घूमकर वहीं वापस आ जाते। कभी कभी तो यही समझ में ना आता कि हम जा रहे हैं या आ रहे हैं। हमारे चारों ओर अपना चौड़ा सीना ताने घना एकांत जंगल खड़ा था। बड़ी मुश्किल से एक पगडंडी मिली। काफ़ी दूर जाने के बाद गायों के गले की घंटियों की आवाज़ सुनाई दी। कोमल सुरीली आवाज़। वहाँ ज़रूर कोई चरवाहा होगा, उससे राह पूछेंगे। गायों का झुंड तो मिला, पर कोई चरवाहा नहीं था। फिर भी आशा बंधी कि गायें हैं तो गांव भी होगा। काफ़ी चलने के बाद जंगल कम घना हो चला था। अचानक पेड़ों में से झांकती नर्मदा दिखाई दी। थोड़ी देर में रामघाट के मंदिर पहुँचे। पास में ढाले कोथड़ा गांव है। एक छोटी सी नदी आकर यहाँ नर्मदा से मिली है। उसी संगम पर है यह मंदिर। नदी की रेत में चीते के पैरों के निशान दिखाई दिए। कुटी के बाबा ने बताया कि ये रोज़ रात को पानी पीने आते हैं। पिछले 3-4 दिनों से बादल हो रहे हैं। इस साल यहाँ पानी बहुत कम बरसा है। फसलें सूख रही हैं। किसान बड़ी आस लगाए आसमान की ओर जोह रहे हैं, लेकिन पानी है कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहा। आज शरद पूर्णिमा की रात है, लेकिन ना शरद है ना पूर्णिमा। बेहद गर्मी है और चारों ओर अमावस की रात सा घुप अंधेरा छाया हुआ है। सुबह उठे तो प्यारी प्यारी बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मिट्टी में से सौंधी सुगंध आ रही थी। आज जा ना सकेंगे, यहीं रुकना होगा। शाम तक बूंदाबांदी थम गई। सुबह देखा, रेत में चीते के पैरों के ताजे निशान बने हुए हैं। रेत मानो नदी तट की विजिटर्स बुक है, जिसमें हर यात्री का नाम अपने आप दर्ज हो जाता है। आसमान बिल्कुल साफ हो गया है, शीशे की तरह। बोझ लादा और चल पड़े। नदी के दोनों ओर चट्टानें ही चट्टानें हैं। नदी मानो अनंत पथरीले जंगल में से होकर बह रही है। कल तक नर्मदा वन वाला थी, अब शैल वाला है। ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते गए, नर्मदा सकरी होती गई। तीसरे पहर असिंदर आ गए। पास में है पुनासा कॉलोनी। यहाँ भी चट्टानें मानो नर्मदा के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हैं। बांध के लिए यह सबसे उपयुक्त जगह है। यहाँ नर्मदा पर बड़ा भारी बांध बनने जा रहा है। उसके बन जाने पर प्यासी धरती को जीवनदायी जल मिलेगा। वह धन धान्य से लहला उठेगी। यहाँ नर्मदा तट पर किसी बाबा की कुटी खाली पड़ी थी। रात उसी में रहे। अब चट्टानें बड़ी विकट हैं, खड़ी और ऊंची, और पानी उनसे सटकर बहता है। बहुत संभल कर चलना पड़ता है। जरा चूके और गए। फूंक फूंक कर और तोल तोल कर हम एक एक कदम रख रहे थे। कहीं पर्वतरोहियों के तरह सधे पांव ऊपर चढ़ते, तो कहीं चोरों की तरह दबे पांव नीचे उतरते। चिलचिलाती धूप और तप्त चट्टानों के कारण पसीने से नहा उठते। लेकिन मन के उल्लास का क्या कहना। और नर्मदा कितनी लचीली है यह नदी। कैसा मोड़ लिया है उसने यहाँ।
चारों ओर चट्टानों की मानो गड्डी की गड्डी रखी है। एक जगह चट्टानों की उठती गिरती कतार बंधनवार सी लहराती चली गई है। पर अब नदी के किनारे किनारे आगे जाना संभव नहीं। ऊपर झाड़ी में से जाने के सिवा कोई चारा नहीं, इसलिए झाड़ी में से चले। बढ़ी हुई जंगली घास में कमर तक धंस जाते। घास की नोकें कपड़ों में भिद जाती और कांटों सी गड़ती। बड़ी मुश्किल से एक पगडंडी मिली, लेकिन वह हमें नर्मदा से दूर ले गई। एक ही नाले को 7 बार पार करके एक गांव पहुँचे। वहाँ से हमें टकारी की गड़वाट मिल गई। हमारे दोनों ओर घना जंगल था। श्यामलाल कहता है जंगल भगवान के लगाए बाग बगीचे हैं। मार्ग में एक पेड़ के नीचे 6-7 भील बड़े बड़े कुल्हाड़े लिए बैठे थे। वे हमें टकारी का मार्ग समझा ही रहे थे कि एक भील स्त्री अपने बच्चे को लिए वहाँ से निकली। लीजिए, यह उसी ओर जा रही है, आप इसी के साथ हो लीजिए। इस बियाबान जंगल में इस स्त्री को अकेले जाने में डर नहीं लगता होगा। हम उसके साथ हो लिए। चारों ओर ऐसी निविड़ निस्तब्धता थी कि हमें लगा हमारे कानों ने काम करना ही बंद कर दिया है। टकारी काफ़ी दूर था। पहुँचते पहुँचते सांझ हो गई। नर्मदा में डुबकी लगा ली तो थकान दूर हो गई। गांव में 6-7 झोपड़े ही हैं। एक स्त्री ने हमें आश्रय दिया। झोपड़े में वह थी और उसके वृद्ध पिता थे। सामान रखा ही था कि बड़े बड़े चूहे आ गए और हमारे सामान की तलाशी लेने लगे। 2-1 ने तो हमारे ऊपर भी छलांग लगा दी। रात में सोएंगे कैसे? स्त्री ने कहा, बाहर खुले में सोइए, वहाँ उतना परेशान नहीं करेंगे। सामान सिरहाने रख लीजिए। मैंने पूछा, तुम्हारा पति कहाँ है? वह गांव में है, वहाँ हमारी खेती है। यहाँ हम गाय भैंस चराने आए हैं। यहाँ चारा अच्छा है, खूब दूध होता है, घी बनाकर बेचते हैं। तुम्हारे बच्चे भी गांव में हैं? उसका चेहरा कुम्हला गया। गहरी सांस लेकर बोली, मेरे 2 बच्चे थे बाबा, दोनों मर गए। अनजाने में ही मैंने उसकी दुखती रग को छू लिया था। उसकी सूनी गोद की उसे याद दिला दी थी। आर्द्र वाणी में वह बोली, बच्चा होने की कोई गोली हो तो दो ना बाबा। यह कैसी अंतर्वेदना थी। मन को छू लेने वाली गहराई थी। वह मेरी ओर देख रही थी और जवाब मांग रही थी, अच्छा सा जवाब जो उसके जीवन में आशा जगा सके। मैं सहसा बोल उठा, तुम दूध पीती हो या चाय? चाय। बस यही तो गलती करती। तुम्हारे घर ढेरों दूध उतरता है, फिर भी तुम चाय पीती हो। दूध पियो, दूध। तुम पति पत्नी खूब दूध पियो, भगवान जरूर भला करेगा। सच? सच बेटी, सच। उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। प्रकाश की किरण जैसे उसके हाथ लग गई। मैंने झूठ बोला था, लेकिन उस दिन भी मुझे लगा था और आज भी लगता है कि मेरे इस झूठ में भी सच था। सुबह चले, दोपहर तक धारा क्षेत्र पहुंच जाएंगे। इस तट पर धारा क्षेत्र, उस तट पर धायड़ी कुंड। यहाँ नर्मदा में छोटे बड़े कई प्रपात हैं। उनकी आवाज़ सुनाई देने लगी तो ललचाई अधीरता से आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर में प्रपातों के पास आ गए। यहाँ बड़े बड़े शिलाखंडों से टकराता हुआ पानी तेज गति से बह रहा था। एक युवा प्रपात के पास अड्डा जमाया। इसमें से उठते हुए जल कणों में इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। कैसा छोटा सा इंद्रधनुष! जापान में विशाल वृक्षों को पौने कद का बनाकर गमलों में उगाते हैं। इसे बोनसाई कहते हैं। नर्मदा ने जैसे यहाँ अपने गमले में बोनसाई इंद्रधनुष उगाया है। हवा के झोंकों के कारण इंद्रधनुष झूलता सा प्रतीत होता था। इसी लहराते इंद्रधनुष के पास हमने खाना बनाया। क्या ठाठ हैं हमारे! ये प्रपात पर्वतीय घाटी की शोर और फुहार से भर देते हैं। लेकिन हम कानों से जितना सुन नहीं रहे थे, उससे ज़्यादा लोभी आँखों से देख रहे थे। उस तट के प्रपात बड़े हैं, लेकिन यहाँ से दिखाई नहीं देते। प्रपातों के मध्य में एक विशाल चट्टान पर एक मछुआरा जाल फैला रहा था। मैं सोच ही रहा था कि वह वहाँ कैसे पहुँचा होगा कि हमारे पास खड़े मछुआरे ने छलांग लगा दी और उफनती धाराओं को चीरता हुआ वहाँ जा पहुँचा।
मछुआरे नदी की पहलोठी की संतान होते हैं। मछुआरे ने हमसे कहा कि अब नर्मदा तट को छोड़ना होगा। दूर तक चली गई किले की दीवार सी खड़ी चट्टानी कगार भी मानो हमसे यही कह रही थी, यहाँ मनुष्य के लिए प्रवेश निषिद्ध है। एक ग्रामीण वहाँ आया था। उसने कहा, यहाँ से गड़वाट से पुनासा जाइए, वहाँ से इंधावड़ी होते 7 मात्रा जाइए, फिर वहाँ फिर नर्मदा मिल जाएगी। तो अब हमें भी पुनासा के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं। पुनासा जाने की हमारी अनिच्छा को देखकर उसने कहा, चलिए मेरे गांव ही चलिए, मेरे घर रही है, यहाँ से इंदाबड़ी और भी पास पड़ेगा। उस ग्रामीण के साथ घने जंगल में से होते हुए उसके गांव भंवरला पहुँचे। उसके घर जाकर आश्चर्यचकित रह गए। जिप्सियों जैसे बड़े घेर के पिंडलियों तक लहंगे, रंग बिरंगी चोली, छोटी सी ओढ़नी और बड़ी बड़ी चूड़ियों के कारण इनकी स्त्रियां कितनी आकर्षक लग रही थी। तो ये बंजारे थे। पुरुषों की पोशाक में तो बंजारों की एक भी विशेषता नहीं रह गई थी, लेकिन स्त्रियों ने अपना पहनावा ज्यों का त्यों रखा था। इस गांव में यह नस्ल कहाँ से आ टपकी थी। एक आंगन को घेर कर इनके 6-7 घर थे और आज हम इन्हीं के अतिथि थे। सुबह चल दिए। चिलचिलाती धूप के कारण इंदाबड़ी पहुँचते पहुँचते पसीने से नहा उठे। सूरज मानो भूल गया है कि अभी गर्मी नहीं, शरद है और ताकत से तप रहा है। आज का ही दिन था जब सारा दिन नर्मदा के दर्शन नहीं हुए थे। रात इंदाबड़ी में रहे। दूसरे दिन दोपहर के पहले 7 मात्रा पहुँच गए। यहाँ फिर नर्मदा मिल गई। ऊंचे किनारे के भग्न मंदिरों से मैं देखने लगा, कहीं काजल रानी दिखाई तो नहीं देती। नर्मदा तट का बस यही एक गांव हमसे छूट गया था, लेकिन वहाँ घनी झाड़ी के सिवा और कुछ ना था। लोग भी कहाँ कहाँ अपने घोंसले बना लेते हैं। यहाँ से फिर किनारे किनारे चले। चट्टानें बिकट थी और कई बार लगता कि अब किनारा छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अनिल और श्यामलाल कहीं ना कहीं से राह निकाल ही लेते। कावेरी संगम पहुँचते दोपहर हो आई। अब ओंकारेश्वर बिल्कुल पास है। थोड़ी देर में मांधाता आ गए। ठीक सामने है ओंकारेश्वर, नर्मदा तट का सबसे बड़ा तीर्थ। ओंकारेश्वर एकदम सामने है, 2 मिनट का भी रास्ता नहीं। फिर भी नर्मदा के मध्य में एक टापू पर स्थित होने के कारण परिक्रमावासी वहां जा नहीं सकते। ओंकारेश्वर कितना पास, फिर भी कितना दूर। मांधाता छोटी सी जगह है, मकान कम, धर्मशालाएं अधिक। हम एक धर्मशाला में ठहरे। यहाँ कल भी रहेंगे। 12 दिनों के वनवास के बाद आराम का एक दिन मनाया जा सकता है।